हेलो दोस्तों। अरेका नट या सुपारी पान, गुटखा और च्यूइंग प्रोडक्ट्स की पूरी फैमिली के सेंटर में है। इंडिया अपने डोमेस्टिक सुपारी फार्मर्स को हाई इंपोर्ट ड्यूटीज के साथ प्रोटेक्ट भी करता है और इसने उन्हें बाईपास करने के तरीके ढूंढने का एक बड़ा इंसेंटिव भी बनाया है। रिसेंटली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस या डीआरआई ने एक ऐसी ही स्कीम को अनकवर किया। एजेंसी के हिसाब से इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया से सोर्स सुपारी को पहले बांग्लादेश शिप किया गया था। वहां इसे अलेजेडली रीपैक किया गया और फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट्स दिए गए जो बांग्लादेश को इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन दिखाते थे। डीआरआई कहती है कि इसने इंपोर्टर्स को पिछले कुछ सालों में 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कस्टम ड्यूटी से बचने में मदद की। तो बांग्लादेश लेबल को किस चीज ने इतना वैल्यूएबल बनाया और इंडिया इतनी सुपारी इंपोर्ट ही क्यों करता है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इंडिया के सुपारी इंपोर्ट्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम बांग्लादेश के सुपारी के बारे में समझेंगे, एंड में हम सुपारी को डिफाइन करने से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस के बारे में भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया सुपारी इंपोर्ट क्यों करता है। ऑब्वियस गेस तो यही होगा कि हम इनफ सुपारी ग्रो नहीं करते, पर इंडिया एक्चुअली ग्लोबल आउटपुट में लगभग 63% कंट्रीब्यूट करते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी प्रोड्यूसर है। सिर्फ कर्नाटका ही लगभग 10 लाख टन प्रोड्यूस करता है। और तो और इस क्रॉप से बहुत सारी लाइवलीहुड्स भी जुड़ी हुई हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री एस्टिमेट करती है कि लगभग 60 लाख लोग काम के लिए सुपारी फार्मिंग पर डिपेंड करते हैं। इंडिया इतनी ज्यादा सुपारी उगाती है क्योंकि ये इसे उतना ज्यादा ही कंज्यूम भी करती है। इसे प्लेन सुपारी जैसे चबाया जाता है या ये पान मसाला और गुटखा में भी जाता है। पान मसाला मैन्युफैक्चरर्स मेजर बायर्स हैं और उनकी डिमांड प्रोड्यूसिंग मार्केट्स में प्राइसेस मूव भी कर सकती हैं। और यहाँ एक अनकंफर्टेबल प्रॉब्लम भी है। सुपारी से सीरियस हेल्थ रिस्क जुड़े हैं, जैसे ओरल कैंसर। तो वही क्रॉप जो लाखों लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करता है, वो उन प्रोडक्ट्स को भी फीड करता है जो एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बनाती हैं। इंपोर्ट्स एक और प्रेशर पॉइंट जोड़ते हैं। इंडोनेशिया जैसे देशों में उगने वाली सुपारी डोमेस्टिक क्रॉप से सस्ती हो सकती है क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट और लोकल प्राइसेस अलग अलग देशों में अलग होते हैं। अगर वो सस्ते नट्स फ्रीली इंडिया आते हैं तो वो इंडिया ग्रोअर्स को अंडरकट या कम प्राइसेस से इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इंडिया ने मार्केट के आसपास एक काफी ऊंची दीवार बनाई है। ज्यादातर देशों के लिए इंपोर्टेड सुपारी नॉर्मली 100% बेसिक कस्टम ड्यूटी फेस करता है। कई इंपोर्ट्स 351 रुपीस पर किलोग्राम के मिनिमम इंपोर्ट प्राइस से नीचे भी नहीं आ सकते। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। जेन्युइनली बांग्लादेशी सुपारी नॉर्मल 100% कस्टम ड्यूटी अवॉइड कर सकता है। इसे अभी भी 351 रुपीस का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस देना पड़ता है, पर सिर्फ ड्यूटी सेविंग ही काफी बड़ी अमाउंट है। और इसी चीज ने अलिजिड फ्रॉड को अट्रैक्टिव बनाया। सस्ता सप्लाई इंडिया के बाहर एग्जिस्ट करता था, डिमांड इसके अंदर स्ट्रांग था, और एक बांग्लादेश लेबल ने इंडिया की इंपोर्ट वॉल के सबसे महंगे पार्ट को बाईपास करने का एक तरीका दिया। तो बांग्लादेशी सुपारी अलग कैसे है? एक्सेप्शन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया या साफ्टा से आती है। ये इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और अफगानिस्तान के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट है जो इन देशों के बीच एलिजिबल ट्रेड पर ड्यूटीज को कम करता है या हटाता है। बांग्लादेश से क्वालिफाइंग सुपारी के लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 0% हो सकती है। बांग्लादेश सुपारी ग्रो करता है, पर सस्ता और ज्यादा सप्लाई साउथ ईस्ट एशिया में ही कहीं और है। तो इंसेंटिव ऑब्वियस था, सुपारी को एक जगह से सोर्स करो और किसी तरह से इसे क्वालिफाई करवाओ जैसे ये दूसरी जगह से आया हो। बांग्लादेश केस में क्या हुआ उसे एक बार देखते हैं। नट्स को पहले बांग्लादेश में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या ईपीजेड के थ्रू रूट किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि कंटेनर्स और बैग्स वहां चेंज किए गए थे, जिसने कार्गो को साउथ ईस्ट एशिया से अराइव हुए सेम शिपमेंट जैसे कम दिखने में मदद की। उसके बाद पेपर वर्क आया। फ्रॉडुलेंट साफ्ता सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन अलेजेडली अरेंज किए गए थे, जिससे नट्स को इंडियन कस्टम्स के लिए बांग्लादेशी ओरिजिन गुड्स जैसे प्रेजेंट करने की परमिशन मिली। और यहीं रूल्स ऑफ ओरिजिन आते हैं। वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि किसी देश के थ्रू प्रोडक्ट शिप करने से ही वो ऑटोमेटिकली उस देश का प्रोडक्ट नहीं बन जाता। ट्रेड बेनिफिट क्लेम करने के लिए प्रोडक्ट को स्पेसिफिक ओरिजिन रूल सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, या तो इसीलिए क्योंकि वो वहां प्रोड्यूस हुआ था, या इसीलिए क्योंकि वहां एनफ क्वालिफाइंग प्रोडक्शन हुई थी। तो एक ऐसा सुपारी इमेजिन करो जो इंडोनेशिया में उगाया गया और रॉ हालत में बांग्लादेश शिप किया गया हो। अगर बांग्लादेश बस बैग चेंज करता है और इसे इंडिया भेज देता है तो सुपारी बांग्लादेशी नहीं बन जाता। ये अभी भी इंडोनेशियन सुपारी है जो बांग्लादेश के थ्रू पास हुआ था। पर अब इमेजिन करो कि वहां एक्चुअली इसके साथ कुछ होता है।
इसे प्रोसेस किया जाता है, वैल्यू ऐड की जाती है और फिर इसे इंडिया एक्सपोर्ट किया जाता है। यही वो जगह है जहां रूल्स मुश्किल सवाल पूछना शुरू करते हैं। क्या बांग्लादेश में जो हुआ वो काफी था? क्या काफी लोकल वैल्यू ऐड हुई? क्या प्रोसेसिंग ने पर्टिकुलर ओरिजिन रूल को सेटिस्फाई किया जो उस प्रोडक्ट पर अप्लाई भी होता है? जब वो कंडीशंस मीट होती हैं, तभी नट जेन्युइनली बांग्लादेशी ओरिजिन और साफ्ता बेनिफिट क्लेम कर सकता है। इसीलिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मैटर करता है, पर इसीलिए भी सर्टिफिकेट हमेशा स्टोरी का एंड नहीं हो सकता। 2020 में इंडिया ने कारोटार इंट्रोड्यूस किया, जो कस्टम्स को ये पूछने का तरीका देता है कि उस सर्टिफिकेट के पीछे क्या है। अगर कुछ गलत लगता है तो इंपोर्टर से ये दिखाने को कहा जा सकता है कि गुड्स एक्चुअली ओरिजिन रूल को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। और यही चीज बांग्लादेश केस को एक फेक सर्टिफिकेट स्टोरी से ज्यादा बनाती है। पेपरवर्क ने बांग्लादेश कहा, डीआरआई का केस ये है कि नट्स ने खुद अपनी जर्नी इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में शुरू की थी। पर हमारे एग्जाम्पल में एक और कॉम्प्लिकेशन भी है। सोचो, वो इंडोनेशियन नट बांग्लादेश में बस रीपैक नहीं हुआ था, सोचो इसे वहां रोस्ट किया गया था। कस्टम्स के पास अब आंसर करने के लिए दो अलग क्वेश्चंस हैं। पहला ओरिजिन के बारे में है, क्या बांग्लादेश में सुपारी के साथ एनफ प्रोसेसिंग हुई कि वो साफ्टा के अंडर बांग्लादेशी कहलाया जाए? दूसरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के बारे में है, क्या रोस्टिंग ने नट को कस्टम्स के लिए रॉ सुपारी के बजाय रोस्टेड सुपारी जैसे ट्रीट करने के लिए एनफ चेंज किया? वो सेपरेट टेस्ट्स हैं। एक नट क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए बांग्लादेश में रोस्ट हो सकता है बिना ऑटोमेटिकली बांग्लादेशी ओरिजिन जैसे क्वालिफाई हुए, और वो डिस्टिंक्शन जरूरी थी क्योंकि अप्रैल 2025 तक रोस्टेड सुपारी रॉ सुपारी से इजियर इंपोर्ट ट्रीटमेंट रिसीव कर सकता था। इंपोर्टर्स के पास इसीलिए ये आर्ग्यू करने का रीजन था कि उनके नट्स रोस्टेड कैटेगरी में हैं। फिर गवर्नमेंट ने रूल बदल दिया, रोस्टेड सुपारी को सेम 351 रुपीज पर किलोग्राम मिनिमम इंपोर्ट प्राइस के अंडर लाया गया। इसका क्लासिफिकेशन बाद में फिर चेंज हुआ, पर रेस्ट्रिक्शन लगा रहा। ये वो अजीब गेम है जो कस्टम्स के रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स प्रोडक्ट को लीगल बॉक्सेस में रखती हैं और उन बॉक्सेस को अलग ट्रीटमेंट देती है। एक बार जब एक बॉक्स ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है तो बिजनेसेस के पास ये आर्ग्यू करने का हर कारण होता है कि उनका प्रोडक्ट उसके अंदर बिलोंग करता हो, और वहीं रेगुलेटर्स बॉक्सेस को बदलते रहते हैं। सुपारी ने इसका एक और क्लियर वर्जन भी देखा है। एक डीआरआई केस में सुपारी कैरी करने वाले कंटेनर्स को अलेजिडली कंपाउंडेड एनिमल फीड और बार्ली जैसे प्रोडक्ट्स जैसे मिस डिक्लेयर किया गया था। अब तक हम उन रूल्स के बारे में बात कर रहे थे जो कस्टम्स ये डिसाइड करने के लिए यूज करता है कि इंपोर्टेड नट क्या है। रूल्स ऑफ ओरिजिन डिसाइड करते हैं कि क्या ये लीगली बांग्लादेशी हो सकता है। कस्टम्स क्लासिफिकेशन डिसाइड करता है ये रॉ है, रोस्टेड है या कुछ और। पर वो रूल्स सिर्फ तभी मदद करते हैं जब कस्टम्स को पता हो कि नट एक्चुअली कहां से आया था, और उसे प्रूव करना काफी मुश्किल हो सकता है। इमेजिन करो, ड्राइड सुपारी का एक ट्रक इंडिया के अंदर डीप एक चेक पॉइंट पर रोका जाता है, किसी भी बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर दूर। चेक करने पर ट्रक में सुपारी तो मिलती है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये कर्नाटका से आया है, म्यांमार से आया है या कहीं और ग्रो किया गया है। एक बार जब नट्स ड्राई, पैक और मूव हो जाते हैं तो सिर्फ देखने से आपको उनके ओरिजिन के बारे में बहुत कम पता चल सकता है। और ये जरूरी है क्योंकि सुपारी कस्टम्स एक्ट 1962 के सेक्शन 123 के अंडर स्पेशल बर्डन ऑफ प्रूफ रूल से कवर्ड नहीं है। गोल्ड जैसे कुछ नोटिफाइड गुड्स के लिए उन्हें होल्ड करने वाले इंसान को प्रूव करना पड़ सकता है कि उन्हें लीगली इंपोर्ट किया गया था। सुपारी अलग है, कस्टम्स को जनरली प्रूव करना पड़ता है कि नट्स फॉरेन ओरिजिन के हैं और इंडिया में स्मगल किए गए थे। तो अगर कोई ट्रेडर इनवॉइसेस, ई-वे बिल्स और दूसरे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करता है जो नट्स को डोमेस्टिक दिखाते हैं, तो कस्टम्स ये नहीं कह सकता कि वो फॉरेन दिखते हैं। इसे ट्रेल बिल्ड करनी पड़ती है। नट्स कहाँ से आए थे, उन्होंने कैसे ट्रैवल किया, क्या प्रोडक्शन एक्चुअली वहां हुआ था, और क्या पेपर वर्क गुड्स की फिजिकल मूवमेंट से मैच करता है। कोर्ट्स ने कस्टम्स को एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पुश किया है। पटना हाई कोर्ट ने सुपारी सीजर्स को अलग कर दिया है जहां फॉरेन ओरिजिन को स्ट्रॉन्ग इनफ एविडेंस के साथ एस्टैब्लिश नहीं किया जा सका। एक कस्टम्स ट्रिब्यूनल ने भी वही किया है जहां ओरिजिन एस्टैब्लिश करने के लिए उसे की गई रिपोर्ट खुद अनरिलायबल थी। ट्रेडर को ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करना पड़ता कि हर डॉक्यूमेंट जेन्युइन है। कस्टम्स को अभी भी अपना केस प्रूव करना पड़ता है। और वही चीज चंपई केस को इंटरेस्टिंग बनाती है। वहां अलेजिड ट्रिक बांग्लादेश केस से अलग थी। बांग्लादेश में साउथ ईस्ट नट को अलेजिडली एक बांग्लादेशी आइडेंटिटी दी जा रही थी ताकि वो बेटर इंपोर्ट ट्रीटमेंट क्लेम कर सके। चंपई में म्यांमार ओरिजिन नट्स को अलेजिडली एक इंडियन आइडेंटिटी दी जा रही थी ताकि वो ऐसे लगे जैसे उन्हें इंपोर्ट किया ही ना गया हो। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कहता है कि नट्स को चंपई से लोकली ग्रोन प्रोड्यूस जैसे दिखाया गया था, जिसे पेपर वर्क ने सपोर्ट किया था, जिसने एक डोमेस्टिक ट्रेल क्रिएट की।
पर सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज से ऑब्टेन प्रोडक्शन डेटा ने अलेजिडली दिखाया कि डिस्ट्रिक्ट ने रेलेवेंट ईयर्स में कोई सुपारी प्रोड्यूस ही नहीं की थी। इसने इन्वेस्टिगेटर्स को नट्स की अपीयरेंस से कहीं ज्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन दी। वो सराउंडिंग फैक्ट्स के अगेंस्ट स्टोरी टेस्ट कर सकते थे। अगर पेपर वर्क कहता है कि ये नट्स चंपई में ग्रो हुए थे पर ऑफिशियल डेटा कहता है कि चंपई ने कोई प्रोडक्शन नहीं किया, तो क्लेम डोमेस्टिक ओरिजिन टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन ये सुपारी प्रॉब्लम का सेकेंड हाफ है। लॉ कस्टम्स को बता सकता है कि क्या बांग्लादेशी, इंडियन या इंपोर्टेड काउंट होता है। एनफोर्समेंट को अभी भी प्रूव करना पड़ता है कि उन स्टोरीज में से कौन सी एक्चुअली सच हैं। सुपारी के साथ फेक ओरिजिन दिखाने का मतलब नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी पे करने और ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर प्रेफरेंशियल ट्रीट मिलने के बीच का डिफरेंस हो सकता है। ये बेसिकली वही है जो अलिजिड बांग्लादेश रूट अचीव करने की कोशिश कर रहा था। पर इस सेम गेम के और एक्सट्रीम वर्जन्स भी हैं, जहां ओरिजिन ये डिसाइड करता है कि क्या कोई प्रोडक्ट देश में एंटर भी कर सकता है या नहीं। जैसे देखो, पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तानी ओरिजिन गुड्स के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट्स दोनों को ही प्रोहिबिट कर दिया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में एक ऐसा ही वर्क अराउंड अलेज किया। पाकिस्तानी ड्राई डेट्स को कराची से शिप किया गया, दुबई के जबल अली एयरपोर्ट के थ्रू ट्रांसशिप किया गया, जहां कंटेनर्स और वेसल्स चेंज किए गए और फिर यूएई ओरिजिन जैसे डिक्लेयर किया गया। ट्रिक काफी सेम थी, सिर्फ स्टेक्स बदल गए थे। ओरिजिन फेक करना अब कम ड्यूटी पे करने के बारे में नहीं था, ये एक बैन को बाईपास करने के बारे में था। डीआरआई ने और भी जगह ऐसे पैटर्न्स देखे हैं। एक केस में चाइनीज स्टील प्रोडक्ट्स को एलिजिडली फोर्स्ड मलेशियन सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन का यूज करके मलेशिया के थ्रू रूट किया गया था। इससे शिपमेंट पर लगने वाले ट्रेड रूल्स बदल गए और इंपोर्टर्स वो बेनिफिट्स क्लेम कर पाए जो उन्हें चाइनीज ओरिजिन गुड्स पर नहीं मिलते। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को अपने इंपोर्ट रूल्स और स्ट्रिक्ट करने चाहिए? प्रूफ का बर्डन इंपोर्टर पे डालने से हमारी ट्रेड में फ्रिक्शन आ सकती है। इस प्रॉब्लम में बैलेंस कैसे लाया जा सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।